अरे ओपी मजा आ गया भाई। मज़ा आ गया ना। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। तो तमिलनाडु के अपने सफ़र में आज हम लोग चेन्नई से महाबलीपुरम जा रहे हैं और ये सफ़र हम लोग बाइक से तय करने वाले हैं, जो कि एक अपने आप में एक अच्छा अनुभव है। चेन्नई से महाबलीपुरम जाने के लिए ईसीआर हाईवे से जाते हैं। ईसीआर हाईवे मतलब ईस्ट कोस्टल रोड्स इसका फुल फॉर्म है। और इसके बगल के जितने भी बीच हैं वो ईसीआर बीच के नाम से जाने जाते हैं और उनका पर्टिकुलर अलग अलग नेम है, लेकिन वैसे हम ईसीआर बीच कहते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे हमको जाते हुए एक बीच दिखा तो हम लोग यहाँ पे उतरे, ये बाइक पार्क किया और पैदल पैदल हम लोग यहाँ पे बीच को देखने के लिए निकल गए। और यहाँ पे हल्का सा मैं कुछ शूट करना चाह रहा था जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और हर एक बीच की अपनी एक खास बात होती है कि वहाँ मतलब अगल बगल में भी होंगे तो लोकेशन में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि पानी जो ज़मीन है उसको निरंतर चेंज करते रहता है, तो कुछ ना कुछ अंतर फील हो जाता है। फिर हम लोग बीच में पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जो मैंने पिछली वीडियो में बीच दिखाया था और यहाँ पे उसमें काफ़ी अंतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाली भी है, रेत भी है और पानी भी है। और बीच की खास बात ये होती है कि यहाँ पे जितने भी समय रुको ना, आपको टाइम कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। तो हम लोग काफ़ी देर कुछ देर यहाँ पे रुके, यहाँ की सुंदरता का आनंद लिया और फिर हम लोग अपने होटल पहुँचे। हालांकि लोगों ने वहाँ पे गंदगी भी बहुत की हुई थी, फिर भी प्राकृतिक सुंदरता इतनी थी कि ये गंदगी हम लोगों ने नज़रअंदाज की और वहाँ की सुंदरता का आनंद उठाया। क्या है तो व्हाट्स दिस? The names are Vankoli. Vankoli. हम लोग जो रुके हुए थे वो तमिलनाडु टूरिज्म के रिजॉर्ट में रुके हुए थे, जो कि बहुत खूबसूरत था। वहाँ सबसे पहले हमें ये दिखाई देता है कुछ बांकोली नाम, इसका नाम बताया था उन्होंने। और यहाँ पे लाइन से वैसे भी बहुत से रिजॉर्ट है, बट हम लोगों को उसमें ये मिला था और बहुत अच्छा रिजॉर्ट है ये। इसकी सराउंडिंग्स देख सकते हैं आप। और ये सामने पे जो 3 रूम दिखाई दे रहे हैं इनमें से ही एक रूम हमारा भी है, रूम नंबर 214। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रूम टूर दूंगा करके मैंने कोशिश की थी। अब बहुत ज़्यादा तो सफल नहीं हो पाया, फिर भी देखते हैं। तो अभी ये जो सबसे लेफ्ट में जो रूम है वो हमारा रूम है। और अभी ये हम रूम के अंदर को जाते हुए रूम में एंटर करते ही राइट हैंड साइड में सबसे पहले बाथरूम था और आप लोग देख सकते हैं स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। वॉश बेसिन और टॉयलेट वगैरह हैं। अरे ओपी मजा आ गया भाई। मज़ा आ गया ना। यही तो चाहिए था। ये व्यू देखने के बाद जो हमारी खुशी थी वो एकदम सातवें आसमान पे थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कुछ ना कुछ तो दिमाग में एक मतलब खुशी की बातें, मैं कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा ही करने में लगा हुआ था। जैसे ये शीशे में खुद को देख रहा हूँ, फिर मैं बाहर जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस अंदर जाता हूँ क्योंकि मैं बैग खोलना भूल जाता हूँ। और मतलब बहुत मज़ा आता है। एक तो इतना सुंदर होगा करके मैंने सोचा नहीं था। और इसके बाद यहाँ पे कुछ समय हमने बिताया, मतलब रूम पे आराम किया और फिर हम लोग यहाँ की और जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। सबसे पहले हम लोग सौर टेम्पल पे जाते हैं। सौर टेम्पल के एंट्री गेट में सबसे पहले आप लोगों का टिकट चेक होता है। सौर टेम्पल के आसपास महाबलीपुरम में 4-5 और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। तो उन सब का टिकट एक बार बुक करके ही चल जाता है। मतलब यहाँ पे आपने किया और एक ही दिन में आप सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका चार्ज लगभग 70 रुपया था एक आदमी का, बाकी फॉरेनर्स का अलग होता है। और उस दिन यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चे लोग भी आए हुए थे। और इसका जो एरिया है काफ़ी फैला हुआ एरिया है और मंदिर तो एक छोटी जगह पे, बट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और ये 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। कहते हैं कि 2004 में जब सुनामी आई थी उसके बाद से ही यह मंदिर दिखाई दिया गया है।
और आप ये देख सकते हैं कि इसका एक साइड ये समुद्र का व्यू है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जैसा कि मैंने बताया था कि समुद्र का हर जगह पे आपको अलग व्यू दिखाई देगा, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। और फिर यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को कुछ व्लॉगिंग टिप्स दे रहा था कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसे व्यू लेते हैं, और वो भी बहुत ध्यान से सुनने की एक्टिंग कर रहा था। तो और आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है वो सौ टेम्पल है। उसको टिप्स देने के बाद फिर हम लोग मंदिर में अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये रेत है, जैसा कि ऑब्वियस सी बात है कि बीच में है तो रेत हो गई। और इस जब ये सुनामी का दिखाई दिया, ऐसी मान्यता है कि ऐसे 7 मतलब टोटल 7 टेम्पल थे, उसमें से एक ये दिखाई दिया गया है। सोल मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन वास्तुकला का एक जीता जाता उदाहरण भी है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने बनवाया था। सोल मंदिर भारत के सबसे पुराने पत्थरों से निर्मित मंदिरों में से एक है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। इसका नाम सोल मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यह सीधे समुद्र के किनारे स्थित है और लहरों की आवाज़ का शोर यहाँ हमेशा सुनाई देता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है और इसमें 3 मंदिर शामिल हैं। मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जबकि बाकी 2 मंदिर विष्णु और शिव के अन्य रूपों की पूजा के लिए है। यहाँ की अद्भुत नक्काशी आपको पल्लव काल की कलात्मकता का एहसास कराएगी। इस मंदिर को देखने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शाम के वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फ्रंट पे मतलब मंदिर के जो फ्रंट व्यू है वहाँ पे उसके ठीक सामने सूर्यास्त हो रहा था, तो सूरज की जो पूरी रोशनी है वो ठीक सामने आती है। सुबह के वक्त क्या होगा कि मंदिर के पीछे वाले पोर्शन पे लाइट ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शाम को आना यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। सौ टेम्पल देखने के बाद हम लोग पांडव रथाज देखने के लिए गए, जो कि पास ही स्थित है। वहाँ पे लगभग बाइक से 5 से 7 मिनट का समय आप लोगों का लगेगा। महाबलीपुरम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत की जो मूर्ति कला है उसका एक बहुत अच्छा आप लोग यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। ये प्राचीन काल से ही ये जो जगह है इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कलाकारी के लिए। और अभी भी यहाँ पे बिना किसी मशीन के हाथ से पत्थरों को आकार देके ये मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। पांडव रथाज में अंदर जाने पे सबसे पहले आप लोगों को द्रौपदी का रथ दिखाई देगा। उसके ठीक बगल में अर्जुन का रथ है। ये वाला जो रथ है ये अर्जुन का है, इसके ठीक बगल में द्रौपदी का रथ है। और उधर जो आपको एक ये विशाल का ये रथ जो दिखाई दे रहा है ये भीम का रथ है। अगर ये रथ एक्चुअल में होते होंगे तो कैसे चलते होंगे और वो लोग कैसे होते होंगे, उसमें भारत कितना विशाल होगा, ये भी एक अपने आप में सोचने की बात है। और ये आप देख सकते हो फ्रंट व्यू से कि कितना विशाल का ये रथ है। और ये हाथी और इसके ठीक बगल में नकुल सहदेव का रथ था। तो इन दोनों का एक ही रथ था। अब ऐसा क्यों, इसका तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। और ये आपके सामने ये युधिष्ठिर का रथ है जो बहुत ऊंचा रथ था। तो पांडव रथाज भी द्रविड़ शैली में, जो जैसे पहले 100 टेम्पल को हम कह रहे हैं, तो वैसे यही भी पांडव रथाज द्रविड़ शैली में बनाया गया होगा। मतलब
उस समय तैयार किए गए थे, और अभी तो ये सरकार ने थोड़ा सा इसको रीइनोवेट किया हुआ है। ये द्रौपदी का रथ है, फिर ये अर्जुन का रथ, उधर पे नकुल सहदेव, और ये भव्य विशालकाय भीम का, और उसके बगल में युधिष्ठिर का रथ है। और पांडव रथ देखने के बाद हम लोग अपने होटल आ गए। वैसे सही बताऊँ तो हमारा होटल भी इतना खूबसूरत था कि कहीं घूमने का मन नहीं था, लेकिन अब ये दिखाना भी था, इस चक्कर में घूमना पड़ा, वरना यहीं बैठे बैठे आराम से आप 1 दिन 2 दिन तो स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। फिर शाम को हम ये बीच में घूमने के लिए आए कुछ देर पहले, और इसके ये बीच से आप अगर जाते रहेंगे आगे पीछे तो आपको काफ़ी रिजॉर्ट दिखाई देंगे। और कुछ देर बीच की खूबसूरती एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए गए। यहाँ जो खाना था वो हमारे मतलब होटल चार्जेज में ही इंक्लूड था। ये सामने पे किचन है, और बुफे सिस्टम था। खाने में खाली वेज खाना उपलब्ध था, नॉन वेज भी आप लोग खा सकते थे, लेकिन उसके लिए आपने पहले से ऑर्डर करना पड़ेगा और उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे ऑब्वियसली। और फिर हम लोगों ने डिनर किया, और फिर वापस हम लोग बीच में एंजॉय करने के लिए आ गए थे। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है।